नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत है खबरों के खिलाड़ी हमारे साप्ताहिक डिबेट शो में। खबरों के जानकार, खबर लिखने वाले लोग खबर नफीसी खबरों पर परिचर्चा करते हैं और उन खबरों के क्या मायने हैं देश के लिए, उस पर आगे की दशा और दिशा भी समझाने और बताने की कोशिश करते हैं। बीते एक हफ्ते में देश में बहुत कुछ हुआ। पिछले 2-3 दिनों से राजनीतिक तौर पर छापेमारी का दौर चल रहा है, जिसको विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। तो सरकार के लोगों का कहना है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो एजेंसी तो जांच करेंगी ही। सप्ताह की शुरुआत में राहुल गांधी का जो लंदन का दौरा था वो चर्चा में रहा। राहुल गांधी के भाषणों पर खूब चर्चा रही, सुर्खियां रही तमाम अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पर, अमर उजाला के प्लेटफॉर्म पर भी। आज ये तमाम महानुभाव यहाँ बैठे हुए हैं। आज नए चेहरे आपके साथ हैं, पर परिचय करा देता हूँ, फिर उनसे इन्हीं खबरों को लेकर चर्चा का दौर शुरू करेंगे। सबसे पहले गुंजा जी हमारे साथ है। गुंजा, स्वागत है आपका। हमारे साथ संगीत रागी जी हैं, रोज आप इनको देखते हैं, बहुत बहुत स्वागत है संगीत जी आपका। विनोद शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हमारे साथ शुभ्रांश राय जी हैं, स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अवधेश जी एक और वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी। और डॉक्टर प्रवीण तिवारी, हम सबके पुराने साथी और अमर उजाला के स्तंभ जिसको आप कह सकते हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी में चर्चा की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला सवाल मैं गुंजा आपसे पूछूंगा, बीइंग अ लेडी। मुस्लिम ब्रदरहुड कहना, आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से करना कितना जायज़ था और क्या कहेंगी आप उस पर? थैंक यू सुमित जी, आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे आने के लिए और इतने वरिष्ठ लोगों के बीच अपनी ओपिनियंस रखने के लिए। देखिए, राहुल जी कहीं को क्या लगता है कि अगर उन्होंने ये बात भारत में कही होती तो कोई नहीं सुनता। उन्होंने आर्ट ऑफ लिसनिंग की बात करी। भारत में वो मंच उन्हें मिलता नहीं, और मिलता तो खूब कीचड़ उछलता है, इसलिए उन्होंने सोचा चलो विदेश जाते हैं और विदेश जाके ये सब बेढब बातें करते हैं। एक ऐसा वक्त जब भारत आज़ादी का अमृत काल मना रहा है, 75 वर्ष, जिस आज़ादी का क्रेडिट कांग्रेस पार्टी खुद लेती है, इनके पुरखों का बलिदान इसमें शामिल है, उस वर्ष, उस काल में जाके ये भारत में आरएसएस, जिसके भले ही कंट्रोवर्शियल पास्ट रहा हो, आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपेयर करना, और उसके बाद ना सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपेयर करना, कहना कि डेमोक्रेसी इज नॉन एग्जिस्टेंट इन इंडिया। आप चुनाव दर चुनाव लड़ रहे हैं, अभी आपने चुनाव नॉर्थ ईस्ट में लड़े हैं, आप हारे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो डेमोक्रेसी तो फिर जिंदा है, फल फूल रही है। तो फिर ये कहना कि नहीं हमारे फासिस्ट लोग हैं, आपकी सरकार क्या करा, आपके पास कुछ चार्जेस हैं इसको प्रूफ करने के लिए? नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई तर्क नहीं। होली का अवसर आता है, आप अपने कार्यकर्ताओं से दूर चले जाते हैं। क्या हम आपसे कहें कि आप अपनी एंटी पार्टी हैं? क्या हम कहें कि आप एक फासिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, एक एंटाइटल्ड ब्रैट की तरह बिहेव करते हैं, जिसको अपनी पार्टी के लोगों से, देश के माहौल से कोई लेना देना नहीं है? तो मेरे ख्याल से ये एकदम नाजायज बात है। और ये कहना कि मुस्लिम ब्रदरहुड, हम सब मुस्लिम ब्रदरहुड का इतिहास जानते हैं, मैं आपका समय नहीं लूंगी, लेकिन किस बात पे उन्होंने ये तुलना करी, ये कांग्रेस पार्टी के लोग आज खुद भी हैरान है कि उन्होंने। विनोद शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करके सेल्फ गोल कर लिया? What is your take? Comparisons are always odious. Comparison कभी करना नहीं चाहिए। और मैं ऐसा कंपैरिजन नहीं करूंगा। मैं आरएसएस को ऑन इट्स ओन क्रिटिसाइज करने में सक्षम हूँ। मुझे किसी और का चेहरा दिखा के उसको क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका अपना चेहरा भी बहुत से मन में व्यथा पैदा करता है, हम जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने वो हिंदुस्तान देखा है जहाँ पर आरएसएस के लोगों को शाखा में मेंबरशिप ढूंढने में दिक्कत होती थी। ये बात अलग है कि थोड़ा देश का मिजाज बदला हुआ है, लेकिन कितना स्थायी बदला हुआ है तो वक्त ही बताएगा। अब आपने कहा कि ये आपने निकाला एक नुक्ता पूरी स्पीचेस में, अभी और भी है, शुरुआत हुई है। लेकिन मुस्लिम, आपने शुरुआत मुस्लिम ब्रदरहुड से की, और मेरी बहन ने कहा कि इस देश में डेमोक्रेसी आप कैसे कहते हैं नहीं है, यहाँ पर तो परस्पर इलेक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, अच्छी बात है, हो रहे हैं, लेकिन सही मायने में डेमोक्रेसी जो होती है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती, वो इंटरैक्टिव भी होनी पड़ती है। और उसका तकादा है दो इलेक्शन के मध्य में क्या होता है। क्या दो इलेक्शन के मध्य में जो लोग अपनी बात उठाना चाहते हैं पॉलिसीज के खिलाफ,
सरकार के खिलाफ, इंस्टीट्यूशंस की जो हालत है उसके खिलाफ क्या उनको भरपूर स्पेस दी जा रही है? सवाल ये उठता है। इस देश में राइट टू रिकॉल भी डिस्कस हुआ है, डिबेट हुआ है। लोहिया जी कहा करते थे राइट टू रिकॉल वाली बात होती थी। जिस देश में राइट टू रिकॉल डिस्कस हुआ हो उस देश में सिर्फ एक ही मापदंड रहेगा कि इलेक्शन हो गया इसलिए लोकतंत्र है यहां पर। देखिए, विदेशी संस्थाओं ने जिनका कि प्रयास होता है इस देश में, और जब वो तारीफ करती हैं तो गदगद हो जाते हैं कुछ लोग और कहते हैं कि देखिए उसने क्या कह दिया हम लोगों के बारे में, इतनी बड़ी बात कह दी। जब किसी अखबार के, बड़े अखबार के, प्रेस्टिजियस अखबार के मुख्य पृष्ठ पे चेहरा किसी का छपता है और कहता है कि वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर, उस वक्त तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब कोई बड़ा ही रिस्पेक्टेड अखबार, मिसाल के तौर पे इकोनॉमिस्ट, कुछ लिखता है तो कहा जाता है कि हमको विदेशियों का ज्ञान नहीं चाहिए, ये कॉलोनियल मानसिकता है। माफ़ कीजिएगा, वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जहाँ पर प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी इज़ एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स इज़ एन इंटरनेशनल क्वेश्चन। और इस देश में अटल जी की सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस मंत्री हुआ करते थे जिनका सीधा संबंध सोशलिस्ट इंटरनेशनल के साथ था। ये हम कहाँ बात कर रहे हैं? इतिहास को बुलाकर हम आज के प्रेजेंट का परिहास कर रहे हैं क्या? ऐसा ना करें हम। देखिए, हमारा कर्तव्य है बहैसियत पत्रकार कि वो बात कहें परिप्रेक्ष्य में जो बात सही है, जो हमारी जनता को एम्पावर करती है। देखिए, अ गुड डेमोक्रेसी इज ओनली ensured by an empowered public opinion. Muslim Brotherhood. I'm just coming to you. I'm coming. Sir. Brotherhood, RSS. Avdesh ji, Sir, Avdesh ji, I am not Avdesh ji. here to answer to you. Come to me through him. नहीं, लेकिन हमारा मैं अधिकार है चलिए, सवाल मैं करने का। अवधेश जी बोलना चाह रहा हूँ। अवधेश जी, मेरा सवाल ये है, विनोद जी ने बहुत सी बातें की, उसकी दो बातें मैं निकाल रहा हूँ। मुस्लिम ब्रदरहुड पे आपको जो टिप्पणी करनी है आप करिएगा, वो तो खैर सवाल फोरम के सामने ही है। लेकिन एक चीज और, राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की बातें क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर भारत में उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, अगर उनको भारत में लगता है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है, तो ये बातें एक ऐसे मंच पर जो एक पार्लियामेंटेरियंस का है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां पर बोलने में क्या आपत्ति है? सुमित जी, आप पुराने पत्रकार हैं, विनोद जी भी पुराने पत्रकार हैं। मैंने हल्का सा टोका था, मुझे कोई टोक दे तो मुझे कभी समस्या होती नहीं है। लोकतंत्र की हम बात करें और एक छोटा सा सवाल उठा दिया जाए तो हम कहें कि भैया मैं आपको उत्तर यहाँ देने के लिए नहीं हूँ। अब ये अगर लोकतांत्रिकता है तो देश इसको देख रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था, उसमें उन्होंने अडानी और मोदी को लेकर इतनी बातें की, सब देश ने सुना है कि नहीं सुना है? क्या माइक उस समय बंद था? पूरे देश ने सुना है, अभी तक वो चल रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको इतना सरल तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। एक्सपंज कर दिया गया ना बाद में, बाद चेयर पे वहां थे, उसके बावजूद एक्सपंज कर दिया गया। एक्सपंज किया गया, चेयर ने किया एक्सपंज। लेटर ऑन जब बोल रहे थे तब नहीं टोका उन्होंने। तब नहीं टोका, नहीं तब भी टोका गया था थोड़ा बहुत, लेकिन लेटर ऑन हुआ। मेरा कहना यह है कि जो वो कह रहे हैं यहां से जाके, इसी से देखिए कि हमारा माइक बंद कर दिया था विपक्ष के। अभी तक किसी नेता ने नहीं कहा कि संसद में मैं बोलता हूं तो मेरा माइक बंद कर दिया था। देखिए, इसको थोड़ा ठीक से समझने की जरूरत है। पहली बात तो मैं इसको खत्म करके फिर आपके कि ब्रदरहुड से करना आखिर क्यों किया होगा? ब्रदर सबको मालूम है कि मुस्लिम ब्रदरहुड बनने के 3 साल के अंदर उसने हिंसा करनी शुरू की है। उसने मिस्र के प्रधानमंत्री तक को उड़ा दिया सत्ता बदलने के लिए। बाद में ऐसे हिंसा चले कि इसके संस्थापक भी मर गए। दुनिया भर में टेररिज्म में उसका आरएसएस से असहमति रखना वैचारिक समझ में आता है, लेकिन कभी प्लान्ड वे में हिंसा करके हमको सत्ता बदलनी है, उस पर कब्जा करना है और हिंसा की बदौलत हमको सत्ता चलाए रखनी है, ये तो कोई नहीं आरोप लगा सकता है जो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का जो विदेश का दौरा है, देखिए इस समय देश की भी और विदेश के भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनको हमारे देश के शासन से प्रॉब्लम है। हमारा देश जिस प्रकार से दुनिया में उठ के खड़ा हुआ, पहले भी हुआ है लेकिन इस समय भी खड़ा हुआ है, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम है। जो बात विनोद जी बोल रहे थे कि जब अच्छी चीज छपती है तो
तो आप कहते हैं बहुत अच्छी बात है, जब आलोचना छपती है कहते हैं कि ये कॉलोनियलिज्म। वो जो करते हो, देखिए आलोचना या प्रशंसा अगर तथ्यों के आधार पर है तो उस पर तथ्यों पर विश्लेषण होगा, लेकिन अगर उसमें दोनों में दुराग्रह है तो वही बात होगी ना, अच्छा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। दोनों में अगर दुराग्रह है, अगर प्रशंसा में भी दुराग्रह है मान लीजिए और आलोचना में भी, तो उसकी चर्चा होगी। प्रशंसा में दुराग्रह कैसे होता है? प्रशंसा में दुराग्रह है ना कि मान लीजिए आप जितना है नहीं उतना मैंने बता दिया आपको, और आलोचना में भी। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि राहुल गांधी को इस देश में जो 3570 किलोमीटर की यात्रा कराई गई है, अगर आपको याद है तो जाने के पहले 150 लोगों से यहाँ उन्होंने मुलाकात की थी। उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसमें ग्रीन पीस, उसमें ऑक्सफेम, उसमें सोरोस की संस्था, सब लोग यहाँ थे यहाँ। तो ये इस समय जिनको दुनिया भर में है, तो राहुल गांधी को ये सारी शक्तियां भारत के एक बड़े आवाज के रूप में, कि जिसको काम करने नहीं दिया जा रहा है, उसको पेश कर रही हैं। तो वो सब लोग उनको ले जाके दुनिया में, और उनके एजेंडे हैं, उनके रणनीतिकार उनके साथ जुड़े हुए हैं कि ये विषय आप जाकर के रखो, क्योंकि इस समय ब्रदरहुड बोलने का मतलब है कि उससे साबित हो जाएगा कि अगर आरएसएस ब्रदरहुड है, उसका प्रचारक प्राइम मिनिस्टर है, उसके लोग इस समय सत्ता में है, तो ये हिटलर और मुसोलिनी की तरह ही फासिस्ट शासन है, जहां दूसरे मजहब को कोई अधिकार नहीं है, एक मजहब का है, लोकतंत्र वाकई नहीं है। तो ये जो एक दुष्प्रचार है, ये मैं मानता हूं कि एक बौद्धिक अपराध है भारत के प्रति, राजनीतिक अपराध है और राष्ट्रीय अपराध भी है। शुभ्रांशु जी, आपका जवाब चाहूंगा मैं। जो बात अवधेश जी ने बोली, मैं उसमें सवाल भी अपने आपसे पूछ लेना। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ जी, पूछिए। कि ऐसा तो पार्लियामेंट में भी नहीं होता जहां पूर्ण बहुमत है एक पार्टी का, कि कोई आदमी किसी की बात में इंटरप्ट कर रहा है और जिसकी बात इंटरप्ट हुई है उसने यील्ड नहीं किया है और उसको चेयर जो है पूरा समय दे रही है, अपना पूरा भाषण दे रहा है। ये अन्याय वाली बात है कि नहीं? और इसको भी लोकतंत्र कहेंगे? ये कहेंगे हमारा अधिकार है, हम बीच में बोलेंगे, इनके समय में बात करेंगे हम। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जो डिस्कशन होना चाहिए, हर किसी का अपना अपना प्रीडायलेक्शन है, जिसको पूर्वाग्रह बोलते हैं जी, हर किसी का है और उसका अधिकार है सबको। लेकिन किसी को बीच की बात में काटना, और वो भी ब्राउनी पाउंड स्क्वायर करने के लिए, मैं इनके साथ ब्रैकेट नहीं होना चाहता। मैं अपनी बात कहने आया हूं यहाँ पर। ठीक है, इनको मुबारक इनकी बात, ये मुझे मुबारक है मेरी बात के लिए। डिस्कशन का एटिकेट यही होता है। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं और आई होप कि सब लोग एक दूसरे की बातों का सम्मान करेंगे। शुभ्रांशु जी, मैं आपके पास आता हूं इस बात। शुभ्रांशु जी, मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल सा है। मुस्लिम ब्रदरहुड की बात, अगर वाकई में राहुल गांधी को आरएसएस से इतनी दिक्कत थी, तो 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही। इनफैक्ट अगर मैं पूरे 75 साल का हिसाब देखूं तो करीब 55-56 साल कांग्रेस का शासन रहा। क्यों नहीं आरएसएस पर बंदिश लगा दी गई? क्यों आरएसएस को आगे बढ़ने दिया गया? क्यों ये मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया कि आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और इतने ज्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं कि तीसरा चुनाव जीतने की बातें भी उनके बारे में कही जा रही, 24 का चुनाव। क्योंकि क्या राहुल गांधी अपने, वही मैं बोल रहा हूं जो मैं शुरुआत की थी, कि क्या राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर लिया ब्रदरहुड से कंपेयर करके? सुमित जी, ये जो आप कार्यक्रम चल रहा है, मेरा एक मित्र है लंदन में, वो इसको देख सकता है। हाँ बिल्कुल, उसे दिखाई देगा। एक दूसरा मेरा दोस्त अमेरिका में, वो भी देख सकता है, दोनों देख सकता है। मतलब ऑनलाइन के दौर में कहीं कही गई बात कहीं पे भी कोई देख सकता है, ये प्रासंगिक है। एक देखिए, 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं सबसे पहले गुंजा जी के इस शब्द को आगे बढ़ाता हूं। गुंजा जी ने एक शब्द यूज किया, आरएसएस हैज कंट्रोवर्शियल पास्ट। मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं। माना बहुत खूबसूरत संस्था है। 2014 से पहले ये भी मान लिया कि कहीं कुछ बाढ़ आता था तो फोटो दिखता था, वी आर इंस्पायर्ड, अच्छा लगता था कि कहीं कुछ काम हो रहा दिख रहा। अभी कम दिखता है लेकिन उस समय थोड़ा ज़्यादा दिखता था। चलिए मान लिया। थोड़ा बहुत इतिहास के विद्यार्थी हम लोग भी रहे हैं, आप भी रहे हैं। कुछ संस्थाएं बनती हैं और अगर उनका उद्देश्य, जैसे आज महंगाई की हम बात नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं करने का, क्योंकि महंगाई है ही नहीं, ये एक माइंडसेट है, हटाइए उसको। बेरोजगारी भी बात नहीं करते, कोई बेरोजगार नहीं है, सारी कुर्सियां भरी पड़ी हैं, चर्चा नहीं करते। रुपया तो सब अपनी जगह पे है, इन सब विषय पे कोई चर्चा हमारा और आपका, देखिए बातों के विचारों में है कि किसी की आवाज़ किसी को अच्छी नहीं लगी तो हम लोग आपस में बहस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी शायद डिफर हो गए। इन सब बातों पे चर्चा नहीं करते, लेकिन एक बात पे चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि क्या 365 दिन 24/7 हिंदू मुसलमान शब्द के अलावा, खून रक्त रंजित के अलावा और हमारे पास कुछ नहीं है बात करने के लिए? एक। और दूसरा, अगर वाकई फिर से आप अगर इसी मुस्लिम ब्रदरहुड पे रुके हुए हैं, तो साहब मेरी उम्र तो थोड़ी छोटी है, बाल धूप में दौड़ने की वजह से पक गए हैं। मैं पहले देखता था और सुनता था कि कश्मीर वगैरह में फिल्मों की शूटिंग होती थी। मैं मानता हूं कि वहां पूरी फौज डिप्लॉयड है, इसके बावजूद भी कश्मीर में काम करने वाले कर्मचारियों की हत्या नहीं होती थी, बहुत कम होती थी।
आज संपूर्ण राम राज्य चल रहा है। एकदम खूबसूरत एक हाईवे बनता है, 10 किलोमीटर बना तो उसको 40 किलोमीटर बताया जाता है, क्योंकि 4 लेन है। कहना भी है ना कि 40 किलोमीटर एक दिन में रखा, एक्चुअली में 10 किलोमीटर बना। लेकिन इसके बावजूद अक्सर सुनने को मिलता है कि हत्या हो गई, मार दिया गया। हम उन विषयों पर चर्चा नहीं करते, क्योंकि वैसे भी हिंदुओं की आबादी बहुत ज्यादा है, ब्राह्मण वैसे भी मारने के लिए बना हो, चाहे कश्मीर हो चाहे कानपुर हो, मार दो, क्या फर्क पड़ता है। वो बेचारा फिर जाएगा वही जय श्री राम हर हर महादेव कहेगा और आपके चरण और शरण में आ जाएगा। दुख इस बात का है कि जिन जगहों पे न कोई बुर्का पहनता था, न कोई इस तरह से मस्जिदों से लंबी चौड़ी अजान आती थी, पिक्चरों की शूटिंग होती थी कश्मीर के कली टाइप का, वहाँ का केसर दिल्ली तक फेमस या बेंगलोर तक फेमस, वहाँ अचानक जब आप आए, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आए, उसके बाद आपने विस्तार करना शुरू किया और राम और रहीम, दो साथ खेलने वालों को, दो घरों को आपने बांट दिया। सर, मेरा पहला डॉक्टर, मेरा पहला टीचर दोनों मुसलमान थे। आज दिक्कत मुझे ये है, मुझे तो जब मैं स्कूल और कॉलेज पढ़ता था तो मैं सबके पैर छूता था, ये नहीं पूछ पाया कि वो भाई साहब उनका सरनेम कुछ गौतम या राज लिखा तो उनकी कास्ट क्या है। नहीं सर, पूरी मैं बात कर रहा हूं, आप ही से पूछ रहा हूं, तथ्य है, आप ही से नहीं, आप ही के तथ्य पे आ रहा हूँ। अगर ऐसी स्थिति है तो जो आपके टीचर और डॉक्टर थे, क्या वो देश छोड़ के चले गए? नहीं, वो यही इन है, 10 सालों में वो यही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मुस्लिमों की आबादी कम हुई है? नहीं हुई है, आपकी नहीं, उनकी भी नहीं हुई है। जो रेशो, ये तो प्रासंगिकता है। भाजपा के मंत्री कहते हैं कि बिजली नहीं थी इसलिए आबादी बढ़ गई। ये भी बड़ी सोचने वाली बात है कि कैबिनेट मंत्रियों की ये सोच है। अगर इस देश में ये बात हम और आप कर रहे हैं, लाइव डिबेट पे चल रहा है, सब जगह हो रहा है, तो इसमें कहां ये बात हो रही है कि लोकतंत्र का ह्रास हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया? और हिंदू मुसलमान शब्द इस डिबेट में पहला आप लेके आए, बहुत भोले लोग लेकर नहीं आए। सुमित जी, बहुत भोले हो आप। नहीं, आप बताइए ना, सुन तो लीजिए, ये मोबाइल है, मैं जैसे ही ना इसका ट्विटर खोलूंगा, माना कि ट्विटर पे वोटर नहीं होता है, शाम को जैसे ही 5 बजे टेलीविजन चैनल खोलूंगा ना रात के 11 बजे के लिए, वहां पे वोटर होता है, उसको देखने वाला। हेडलाइन से ही ऐसी होती हैं। आप और हम मतलब दूध के पर्दे को लगाकर चर्चा मत करिए, दूध फट चुका है, सबका चेहरा असली दिख गया है कि आपका इंटेंट क्या और इंटेंशन क्या है। सवर्ण काल की बात लेकर तब भी चुनाव जीत रही नहीं सर, फिर वही बात, तब भी चुनाव जीत रही है बोलूं मैं क्यों? अगर इतनी परेशानी थी तो अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए क्यों? सर सुन तो लीजिए, उनके सामने एक कमरा है, उस कमरे में मैं आपके परिवार को बिठा के और उसके सर पे बंदूक रख दूं ना तो अभी आप कलमा पढ़ने लगेंगे। बंदूक रख दूं ना तो अभी आप जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं सर, मैं बिल्कुल करेक्ट कर रहा हूं। आप त्रिपुरा जाकर देखिए, आप समझिए, बंदूक का मतलब सिर्फ बंदूक नहीं होता है, बंदूक का मतलब सिर्फ बंदूक नहीं होता है। अगर जो ईडी के छात्र वोटर का अपमान सर नहीं कर रहे हैं। लगातार 2 चुनाव भाजपा जीती है। सुन तो लीजिए सर, लगातार सुन तो लीजिए सर, पहली बार मुख्यमंत्री कैंडिडेट मुश्किल से 800 वोट से जीता है, जो सेकंड टाइम बने हैं। मैं वोटर का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वास्तविक यथा स्थिति से अवगत करा रहा हूं कि जब तंत्र को आप इतना शक्तिशाली कर देंगे कि आप बोलते वक्त भी कामा और बिंदु लगा लगा के बोला करें और सोच कर बोला करें कि सामने दूध का पर्दा ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सर, लोकतंत्र ये नहीं है। संगीत जी, आपकी बारी, जवाब दीजिए। बहुत से गंभीर और संगीन आरोप शुभ्रांश जी ने लगाए। देखिए, मुझे लगता है मैं सबके बीच में, किसी के बीच में बोला नहीं था। देखिए, कोई भी लोकतंत्र परफेक्ट नहीं होता है। जब नेहरू के समय लोकतंत्र था तब भी लोकतंत्र नहीं था। तब भी जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो कांग्रेस के लिए वोटों की ठेकेदारी करते थे। अशिक्षित जनता उन्हीं ठेकेदारों के थ्रू कांग्रेस जो है वो खड़ी होती थी। तब इस देश में डेमोक्रेटिक अवेयरनेस नहीं था कि हमारे अधिकार क्या हैं। तब कांग्रेस ऐसे जीतती थी कि बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स उसके फोटो की ठेकेदारी करते थे और जिस दिन वोट देने का वक्त होता था उनको काम पर भेज दिया जाता था और बूथ कैप्चर करके कांग्रेस पार्टी जीता करती थी इलेक्शन। नेहरू कोई बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था के पैदाइश थे, ऐसा नहीं था। नेहरू कोई बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था के पैदाइश होते तो कांग्रेस होता, प्रधानमंत्री कोई और होता। नेहरू एक थोपे हुए राजदार थे। मैंने पहले भी कहा कि कोई भी लोकतंत्र, मैं यही पढ़ाता भी हूं, परफेक्ट नहीं होता है। साइंस ही परफेक्ट नहीं है। साइंस टेंड्स टू बी परफेक्ट, साइंस इज नॉट परफेक्ट। जिस समय रदरफोर्ड ने एटम का आविष्कार किया उस समय पता लगा कि यही तो है।
अंतिम है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आया, फिर पोज़ॉन, मोसॉन सब आया। तो हम डेमोक्रेसी को उसी नजरिए से देखना चाहिए। कांग्रेस ने इस देश की कौन सी ऐसी संवैधानिक संस्थाएं थी जिसको नष्ट नहीं किया? आया राम गया राम की संस्कृति कांग्रेस की देन है। सबसे ज्यादा इस देश में आर्टिकल 356 लगाने वाली कांग्रेस पार्टी है। नेहरू के समय ही सबसे जो है वो राज्य की विधानसभा पे राष्ट्रपति शासन लगाने वाले नेहरू ही थे। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि, और जहां तक पत्र पत्रिकाओं का बात है, राहुल गांधी जाकर के बोलते हैं बाहर कि सारी संस्थाओं पर कब्जा है। कोई कह सकता है कि एक समय आपके लोग थे, आपके चाटुकार थे, आपके दरबारी लोग थे, दरबारी पत्रकार भी थे, और मैं जानता हूं, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, कि कई अंग्रेजी के अखबारों के संपादक उस दरबार की शोभा बढ़ाते थे। हमने टेलीविजन चैनल पर यह भी सुना है कि कौन सा पोर्टफोलियो बटेगा ये भी पत्रकार तय किया करते थे और दलाली किया करते थे। दिक्कत क्या हुई है? दिक्कत यह हुई है कि एक दूसरा विमर्श पैरेलल खड़ा हो गया है। जो नेहरूवियन विमर्श था वो ध्वस्त हुआ, और एक दूसरा पैरेलल विमर्श जिसको आपने दबा करके रखा था इतने दिनों तक, वो एक खड़ा हुआ, और वो उस मिट्टी की खुशबू थी। यदि गांधी कहते थे कि गाय का वध नहीं होना चाहिए, गौशाला सरकार चलानी चाहिए, तो आरएसएस के प्रोडक्ट नहीं थे। जब गांधी कहते थे कि क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो धर्म का व्यवसाय करते हैं, इनको इस देश से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, तो वो आरएसएस के प्रोडक्ट नहीं थे। जब गांधी कहते थे कि इस देश में हिंदी ही भाषा होनी चाहिए, और बात है, और उन्होंने सीवी रमन से पूछा, और सीवी रमन और वो दोनों सहमत थे, तो गांधी आरएसएस के नहीं थे। जब गांधी ने स्वदेशी की बात की, तो स्वदेशी धर्म के बारे में भी कहा, और कहा कि भारत का हिंदू धर्म मुझे हमारी जितने स्पिरिचुअल क्वेस्ट हैं उन सबको पूरा करता है। जब गांधी हिंदू धर्म के पॉपुलर रिचुअल्स और संस्कारों को लेकर के आगे खड़े होते थे, जो संघ भी करता है, तो आरएसएस के नहीं थे। गांधी जब भारत के प्रतीक पुरुषों को और प्रतीकों को लेकर के, एक एक छोटे छोटे त्योहारों को लेकर के खड़े होते थे, मूर्ति पूजा को लेकर के खड़े होते थे, तो आरएसएस के नहीं थे। भारत ने कहा कि गांधी ने कहा हिंद स्वराज में 1909 में लिखा कि ये देश एक था, इसीलिए, और हमारे इसीलिए ब्रिटेन लोग एक साम्राज्य इकट्ठा कर पाए। मुझे बहुत सारी चीजों पर टिप्पणी करनी है, प्लीज। गांधी ने कहा कि हमारी सभ्यता एक है, और यही कारण है कि ब्रिटिश एक अंपायर खड़ सके, भारत एक नेशन था। ये उस समय का विमर्श था, ये गांधी के विमर्श है। संघ यही तो कहता है, यदि हिंदू मुस्लिम के टकराव को लेकर के छोड़ दें, तो गांधी और आरएसएस दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। तो सुन लीजिए, मुझे खत्म कर, एक मिनट, नहीं, मुझे अपनी बात, मुझे धारा टूट जाएगी मेरी, प्लीज मुझे बेयर विथ मी, इसी धारा में, बेयर विथ मी प्लीज, इसी धारा में जोड़ रहा हूँ, प्लीज। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज आप अपने पूरी व्याख्या में आपने मान लिया कि गांधी जो थे उनको आरएसएस को मानना चाहिए, पूजना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आपको जानकारी में दे दूं, मैं सुनिए, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। तो गोडसे के बारे में आपकी राय क्या है? मैं अब टॉपिक को और आगे कर देता हूँ। नहीं, मैं नाथूराम गोडसे संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो गांधी के हत्यारा रहा, देखिए, उसको आप विलन मानेंगे? सुन लीजिए मेरी बात। पहली बात तो नाथूराम गोडसे संघ का व्यक्ति नहीं था, ये आप करेक्ट कर लीजिए इतिहास से। अच्छा, दूसरी बात, किसका? वो हिंदू महासभा के साथ जुड़ा हुआ था, और हिंदू महासभा किस तरफ थी? हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दोनों में टकराव था। आपको एक जानकारी दे दूं, आज भी है, आज भी है, अब भी है। हिंदू महासभा भारत को एक हिंदू राज्य घोषित करना चाहती थी। राज्य माने एक थियोक्रेटिक स्टेट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भी हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदू राज्य की बात नहीं करता है। एक करेक्ट कर दूं, पहले जरा इस मुद्दे पर आ जाए, प्लीज प्लीज। नहीं, आपने देखिए बहुत सारे मुद्दे आ गए हैं, क्लैरिटी जरूरी है। मुझे क्लैरिटी, मुझे उस पर बोलने दीजिए, उसके बाद आप कर लीजिए। जरूरी है संगीत भाई,
आप बुरा नहीं मानिए, हम सब चर्चा ही कर रहे हैं। हम बुरा नहीं मान रहे, बहुत सारे मुद्दे इनके, विनोद जी ने बहुत सारे नहीं, सवाल उठाए हैं। आपने कहा कि हिंदुइज्म ने कभी क्रूसीफाई नहीं किया, सबको साथ लेके चले। तो आज ये छवि क्यों बन गई जो शुभ्रांश जी बात कर रहे थे कि मुसलमानों को डर लगता है, बंदूक की रख पर चीजें की जा रही हैं। अगर हम हिंदू राष्ट्र हैं, अगर हम हिंदुओं की मेजॉरिटी का देश हैं, तो क्यों हम इस्लाम के मानने वाले लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते? क्यों ये भाव नहीं आ रहा लोगों के मन में, अकॉर्डिंग टू शुभ्रांश जी, कि भाई हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई? का एक ही उत्तर है जो अंबेडकर ने अपने माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान में कहा कि इस्लाम कहीं भी कोएग्जिस्टेंस में दुनिया में रह ही नहीं सकता। क्योंकि एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, नहीं रह रहा है। फिर मैं बोल रहा हूं, आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। यदि रह रहा होता तो भारत विभाजन के पश्चात मुस्लिम माइंडसेट में कोई बदलाव नहीं आया है। एक तबके का, एक तबका उस समय भी, सुन लीजिए, एक तबका तो हर जगह हो सकता है। अरे तो सुनिए ना, 1947 में ऐसा सोचने वाले हिंदू मुस्लिम नहीं थे क्या? लेकिन भारत विभाजन तय किया उन्होंने। भारत का मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हुआ, गांधी के साथ नहीं खड़ा हुआ। आज भी यदि सुन बड़ी लीजिए, संख्या में मुसलमान हिंदुस्तान में रहे, पाकिस्तान नहीं गए। अरे सर सुनिए मेरी बात, आप एक सामान्य, मुझे थोड़ी बात कर लेने मैं आप ही दीजिए। की बात को सुन जवाब लीजिए, दे रहा हूं। आप जब उससे भारत तो- विभाजन हुआ था तो मुसलमानों की जनसंख्या 23% थी। 35% जमीन मुसलमानों को मिली पाकिस्तान के रूप में, जिसमें 14.6% मुसलमान पाकिस्तान का हिस्सा बने, बाकी 9.6% या 9.4% हिंदुस्तान में रह गए। वो 9.4% आज 18% हैं। यदि मुसलमानों का एक्सटॉर्शन हो रहा होता तो आज इतनी बहुतायत नहीं होती है। मैं माइंडसेट पैन इस्लाम की बात कर जवाब रहा हूं। आपकी बात नहीं, के नहीं, जवाब आ रहे हैं, सुन आपकी लीजिए। बात की जवाब। देखिए आप ही की बात क्या? सुन लीजिए, मुझे राहुल गांधी पे आ जाने दीजिए। मैं पहले। आऊंगा, राहुल नहीं गांधी नहीं आऊंगा। नहीं नहीं मुझे संगीत भाई, नहीं संगीत भाई, प्लीज मैं आऊंगा। नहीं देखिए, ये संगीत भाई आऊंगा। आप क्योंकि मेरे साथ आप नहीं, मेरे साथ आरएसएस पर सिमट दिए हैं। प्लीज नहीं, आप नेहरू पे चले गए, आप नहीं। गांधी पे चले गए। सवाल सुन मेरा लीजिए। राहुल गांधी पे था। सुन लीजिए मेरे, आप इतिहास में गए, मैंने तो नहीं कहा था इतिहास में जाइए। सुन लीजिए, आपने अपने समय को, सबको समय दीजिए ना। 6 आदमी बैठे, एक के पास तो गया भी नहीं हूं मैं, प्रवीण तो वहीं बैठा मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आपके पीछे 2 लाइन मुझे राहुल, चलिए 2 लाइन, 2 लाइन राहुल गांधी पे बोल। चलिए 2 लाइन। देखिए, राहुल गांधी अपरिपक्व, अशिक्षित और अज्ञानता से भरे हुए हैं। उनकी कोई अपनी बौद्धिक क्षमता नहीं है। कोई व्यक्ति भारत के गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में फॉरेन पॉलिसी पर बोले और जरा उस व्यक्ति का तर्क सुनिए। वो आदमी जाकर के कहता है बाहर में कि हमको किसी विश्वविद्यालय में बोलने नहीं दिया जाता। क्या छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय में भी नहीं बोलने दिया जाता? राजस्थान के विश्वविद्यालय में भी नहीं बोलने दिया जाता? नहीं तो fact है, राहुल गांधी बेंगलोर में जाके बोले हैं, मैंने खुद सुना कई है। जगह राहुल गांधी दिल्ली में बोल चुके हैं। मैंने कहा कि बौद्धिक तौर पर वो इतने छोटे हैं कि वो किसी दायित्व के लायक नहीं है। और उन्होंने जो कहा कि मैंने यात्रा के बाद अपने आप को मार लिया है, दूसरा राहुल गांधी, मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया में राहुल गांधी के बारे में जो संबोधन चलता था मजाक का, वो शब्द का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता यहाँ पे, वो मुझे लगता है राहुल गांधी पूरी दुनिया में आज के दिन में वही सिंबल को प्रतीक हो गया है। हम क्या इतिहास पे चर्चा करने आए यहाँ पर? तो फिर हम तैयारी करके हम तो साप्ताहिक मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, हम कोई प्राध्यापक नहीं है किसी इंस्टीट्यूशन में, और अगर मैं होता प्राध्यापक तो मैं बहुत इज्जत से कहना चाहता हूं, ऐसा बात मैं कभी नहीं करता। ना ऐसी बात मैं कभी नहीं करता, जैसी सी बातें मैं सुन लेते ना, क्यों नहीं करता? नहीं, क्यों नहीं करता? मैं कह सकता हूं कि मैं संगीत यदि भाई, पत्रकार होता संगीत भाई, सुन तो मैं लेते ना। निष्पक्ष होता। हमारे साथ प्रवीण मौजूद है, काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। प्रवीण, राहुल गांधी के जो कुछ हुआ लंदन दौरे को लेकर, उसके बाद जिस तरह की कंट्रोवर्सी देश में खड़ी हुई, उसमें कितनी ऐसी बातें थी जहां आपको लगा कि विपक्ष को आसान मुद्दा राहुल गांधी ने दे दिया, या राहुल गांधी के लिए बोलना जरूरी था क्योंकि उनको वाकई में हिंदुस्तान में बोलने का मौका नहीं मिलता? देखिए, विनोद जी ने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की थी। उन्होंने शुरुआत में ही कहा था कि अगर मुझे डिफेंड करना होता है या मुझे काउंटर करना होता है तो मैं किसी से कंपेयर नहीं करता। एंड मैं उस बात के साथ में हूँ। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही कि कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि राहुल गांधी विमर्श का केंद्र हैं। आज आप डिस्कशन कर रहे हैं, तमाम पैनलिस्ट जो हैं राहुल गांधी के विषय में चर्चा कर रहे हैं, उनके बौद्धिक स्तर और तमाम चीज़ों को लेकर बहुत बातें होती है। ऐसा नहीं कि उसके बाद में फिर बीजेपी के हमले नहीं हुए, किरण रिजिजू साहब का ट्वीट आया और सारी बातें आई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं वो नोटिस हो रहा है।
पहली चीज। दूसरी चीज वो क्या, ये सब तो हिंदुस्तान में भी कहते रहे ना, बाहर जाके बोलने की क्या जरूरत थी? आपको याद होगा किसी वरिष्ठ व्यक्ति ने उनसे पूछा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई आपकी दादी जी आई थी और उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने विदेश में आके कि मैं आलोचना नहीं करना चाहती हूँ, वो भी तो एक तरीका हो सकता था। उन्होंने बकायदा जो कहा था वो स्टेटमेंट ये था कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ, आपकी दादी को बड़ी बहन मानता था और मैं आपको शुभचिंतक होने के नाते ये सलाह दूंगा कि उन्होंने मोरारजी देसाई के बारे में जब प्रश्न किया गया था तो कहा था कि अपने देश के आंतरिक विषयों पर मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ भी नहीं कहूंगी, और राहुल गांधी को यह सलाह दी गई। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि राहुल गांधी कहाँ बोल रहे हैं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो क्या बोल रहे हैं, वो चाहे देश में बोल रहे हो चाहे देश के बाहर बोल रहे हो। अब हम अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर यह आलोचना का केंद्र बन जाता है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को बोलने का मौका यहाँ पर नहीं मिला। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जितना भी कवरेज हुआ आपने देखा कि उसमें उनको सारी संभावनाएं मिली, वो जो कुछ बोल सकते थे वो बोला। कश्मीर का जिक्र शुभ्रांश जी कर रहे थे, उसी कश्मीर में उन्होंने लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराया, बीजेपी ने उसको भी अपनी उपलब्धि के तौर पर रखा और ये बताया कि आज ये स्थिति है कि वो लाल चौक में जाकर तिरंगा फहरा सकते हैं। तो कश्मीर का क्योंकि मुद्दा उठा था तो मैंने इस बात को भी इसमें जोड़ दिया। कुल मिलाकर ये है कि राहुल गांधी जो हैं उनको ये कहा जाए कि वो बिल्कुल ही खत्म होते जा रहे हैं या पहले से खराब हो गए, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा विमर्श का केंद्र वो बने हैं और राहुल गांधी को कुछ चीज़ों पर मौन धारण करना चाहिए, ये बात भी सही है। उनका जो आगे बढ़ना है, सीखना है, वो लगातार सतत जारी है और वो जो ट्रैक्शन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से बनाया, जनता के बीच जो लोकप्रियता थोड़ी हासिल की है, मुझे लगता है उस पटरी से उनको उतरना नहीं चाहिए और वो जहां अवॉइड कर सकते हैं वहां पर उनको अवॉइड करना चाहिए। शिवराज जी बोलिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो शुरू हुआ था आरएसएस पे। आरएसएस की बात कर लेते हैं। आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि रामचरितमानस हिंदुओं का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ, जिसकी आस्था के साथ हम सब सुबह नींद खुलते हैं, उसमें वक्त के साथ लोगों ने जोड़ दिया। इसके बाद हिंदुस्तान का एक भी ब्राह्मण किसी का खून नहीं खोला। अगर अभी सामने रख दिया जाए तो हम और आप श्रद्धा से उसके सामने झुक जाते हैं। वो हमारी आस्था और संस्कृति है। चूंकि आरएसएस के प्रमुख हैं, आप बोलेंगे तो आप पे खतरा आ जाएगा। एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आरएसएस प्रमुख ने ब्राह्मणों को लेकर भी बड़ा सुंदर बयान दिया। ब्राह्मण तो जी कोई है ही नहीं। तो भैया आपका सरनेम, मेरा सरनेम, ये सारे सरनेम तो किराए के आए थे। हम में से किसी का खून नहीं खा। मैं सर जो कहना चाह रहा हूँ देश समझेगा, आप शांत रहिए। मैं देश के लिए कहना चाह रहा हूँ कि हम क्यों इतने हिपोक्रेट हो जाते हैं कि हमारे ऊपर हमला होता है और हम चुप इसलिए हो जाते हैं कि नहीं वो हमला करने वाला हमारा है, जंगल कट गया क्योंकि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी अपनी है। एक नहीं सर और दूसरा एक शब्द और आया था, वोटों की ठेकेदारी। पता नहीं इससे वोटर अपमानित होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं इसको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहता हूं। चाटुकार दरबारी उस वक्त थे, मैं इस बात को भी इग्नोर करता हूं, उस वक्त थे, इस वक्त है, किसी को नहीं पता। देश को समाचार और खबर से मतलब है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जानना चाहूँ, मेरी थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, ये इंडियन डियास्पोरा का क्या मतलब होता है हिंदी में, थोड़ा बताइएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं इसका हिंदी क्या होता है? आप अंग्रेजी बोल दीजिए। नहीं, आप हिंदी इंडियन डियास्पोरा बोल दीजिए। अप्रवासी भारतीय। आप बोलिए ना। अप्रवासी भारतीय। मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नहीं तो उससे पहले तो बाहर जा ही नहीं सकते थे, प्रधानमंत्री के बाद वो जितनी बार बाहर गए, इंडियन डियास्पोरा का उन्होंने मीटिंग करा। जी मैं गीता जापान गए, गीता देने सेकुलर लोग नाराज हो जाएंगे, पता नहीं सेकुलर होना गुनाह है, लिबरल होना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, या और बाकी जगह हिंदुस्तान में पैदा होना कहीं गलत पैदा हो गया, दुर्भाग्य की बात है। ऐसे सब तमाम सारी चीजें वीडियो फुटेज है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बीइंग ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वही अप्रवासी भारतीयों से वहां मिल रहे और अपने मन की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं, वही भारतीयों से वही चर्चा हुई। मैं चाहे नोएडा में चर्चा करूं, चाहे लंदन में करूं, चाहे झुमरी तलिया में करूं, 1 मिनट बाद पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर है। टॉपिक पे आगे गुंजा, यहीं से शुरू हुई थी डिबेट। अगर मोदी जी बाहर जाके आलोचना कर सकते हैं कि उनके पहले हिंदुस्तान का लास्ट 10 साल लॉस्ट डिकेड था और तमाम नेहरू जी की गलतियां थी, तो राहुल गांधी क्यों नहीं आलोचना करते हैं इस सरकार के बारे में बाहर जाके? क्या प्रधानमंत्री जब बाहर जाते थे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचा लीजिए, गुहार लगाते थे उन्हीं लोगों, उसी देश में जिस देश ने भारत पे इतने वर्ष राज किया, कि भारत की डेमोक्रेसी फेल हो रही है, लोकतंत्र बिखर रहा है, आप बचा लीजिए। मोदी जी ने कभी नहीं कहा, पहला चीज। दूसरा चीज, आप बात कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट की, इन्फ्लेशन की, कि रोज हम न्यूज पे रक्त रंजित हिंदू मुसलमान देखते हैं। मेरा, क्योंकि आप सब लोग मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरा आप सबसे एक आग्रह है कि आप लोग सिर्फ एक बार प्रधानमंत्री की सारी स्पीचेस की ट्रांसक्रिप्ट निकाल लीजिए। प्रधानमंत्री छोड़िए क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, आप होम मिनिस्टर की निकाल लीजिए, डिफेंस मिनिस्टर की निकाल लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर की सारी ट्रांसक्रिप्ट निकाल लीजिए, उस पर Ctrl F करके हिंदू मुसलमान देख लीजिए।
उसके अलावा आप कांग्रेस के नेताओं की ट्रांसक्रिप्ट्स निकाल के देखिए, जितना हिंदू मुसलमान के ऊपर आज विपक्ष फोकस कर रहा है, क्योंकि उनके पास दूसरे मुद्दे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो मुद्दे उनको लगता है कि आज बहुत रेलेवेंट है, उनके बावजूद आपने कहा कि कांग्रेस ने मौका दिया बीजेपी को सरकार में आने के लिए, नहीं, जनता ने मौका दे रही है। बिकॉज उनको पता है कि हाँ, बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है, बाकी भी कंसर्न्स हैं, कोविड हुआ उसके बाद भी। क्यों? क्योंकि आज देश को लगता है कि आज कोई अगर देश को बचा सकता है, अखंड रख सकता है, तो वो प्रधानमंत्री हैं। जब आप एमपी की ओथ लेते हैं, एंड यू ऑल आर वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, तो कहते हैं ना कि आई विल अपहोल्ड द इंटेग्रिटी एंड द सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन। यू डू नॉट होल्ड द इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन जब आप ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन से जाके कह रहे हैं कि हमारे देश की लोकतंत्र को आप बचा लीजिए। सो आई डोंट थिंक इन दो चीजों का हम कंपैरिजन ठीक से कर पाएंगे। विनोद जी, मैं आपका जवाब भी चाहूंगा, लेकिन एक चीज और जोड़ दूं। एक और मुद्दा रहा इस हफ्ते देश में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस हफ्ते देश में विपक्ष के नेताओं के यहाँ कई सारे रेड्स पड़े, चाहे वो मनीष सिसोदिया की अरेस्ट की बात हो, या कविता के साथ पूछताछ हो रही है, या तेजस्वी यादव के यहाँ, लालू यादव के यहाँ पूछताछ हो रही है। आपको लगता है कि टारगेट किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं को, जैसा कि विपक्ष का इल्जाम है? इन दोनों चीजों के जवाब जो गुंजा ने कहा वो भी और ये भी। मुझे पता नहीं कि मेरी अंग्रेजी शायद कमज़ोर है कि when somebody says that given the size of India, जितना आवाम इस देश में रहता है, 1 अरब 30 करोड़, अगर भारत में लोकतंत्र को अगर कुछ खतरा होता है तो जो प्लेनेट पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके लिए चिंता का विषय है। इसका मतलब ये नहीं कि somebody seeking intervention, एग्जैक्ट यही। और मैं आपको एक बड़ी बात ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि मैं लूज टॉक नहीं करता, क्योंकि किसी के पास इमीडिएटली काउंटर नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ भी कह के निकल जाऊं यहां से। सच्चाई यह है कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पे जो प्रश्न चिन्ह हैं वो लग रहे हैं, पहले भी लगे हैं, लेकिन आज के दिन परिप्रेक्ष्य अलग है। इंदिरा गांधी के टाइम में जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, तो इंदिरा गांधी ने ही इमरजेंसी उठाई थी और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन लगाई थी। और बदकिस्मती ये है कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया गया था, राइट टू लाइफ को भी खारिज कर दिया गया था। लेकिन उसी इंदिरा गांधी ने दोबारा इलेक्शन करवाया इस देश में। और सुमित अगर जो इलेक्शन के हारने के बाद विदेश गई, तो उससे पूछा गया व्हाट वाज द गेन ऑफ इमरजेंसी, इम्पोजिंग इमरजेंसी। उसने कहा द ओनली गेन ऑफ इम्पोजिंग इमरजेंसी वाज दैट इन वन स्ट्रोक वी डिस्ट्रॉयड ऑल द गुडविल वी हैड एज अ पार्टी अमंग्स द पीपल ऑफ इंडिया। ये विदेश में जाके बोला था उसने। सच्चाई ये है कि आप आज एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हो। जैसा अभी मेरे मित्र बता रहे थे कि यहाँ आपका टीवी जो शो है, अगर ये लाइव टेलीकास्ट होता तो ये पूरी दुनिया देख रही होती। बाउंड्रीज चली गई हैं, जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज हम लोग समझते थे। ट्रेड ने उसको ख़त्म कर दिया है, कम्युनिकेशन ने उसको ख़त्म कर दिया है, ह्यूमन मूवमेंट ने उसको ख़त्म कर दिया है। तो ये बेबाक बहस है कि यहाँ बात कर रहे हैं या वहाँ बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारा इलेक्शन कमीशन है, उसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है कि भाई 4 जगह इलेक्शन, 4 फेजेस में इलेक्शन होते हैं, तो एक फेज में ख़त्म हो गया इलेक्शन, अब यहाँ प्रचार नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी फेज के लिए कोई बड़ा नेता जाके वहाँ प्रचार कर रहा है और उसकी स्पीच लाइव दिखाई दे रही है। वो विदेश में जा रहा है और एक मंदिर में जाके पूजा अर्चना कर रहा है, जिस मंदिर की में आस्था है उन वोटर की, जहाँ पर कैंपेनिंग बंद हो चुकी है। ये सब हो रहा है इस देश में। मैं उसको कोई बड़ी बात नहीं मानता। ये चैलेंजेस डेमोक्रेसी फेस कर लेती है, लेकिन कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो शायद डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी हैं। मिसाल के तौर पे ये चौथा खंभा, ये जो भारत के लोकतंत्र का चौथा खंभा है, उसको अपने बारे में कुछ खबर है क्या? आज के दिन कुछ खबर है? मैं समझता हूं
कि हमको इस पर विचार करना चाहिए सार्थक तरीके से। सरकारें परमानेंट नहीं होती, पॉलिसीज परमानेंट होती है, देश की लोकतंत्र परमानेंट है, सरकारें आती जाती रहेंगी और लोकतंत्र को बचाए रखने में उतना ही स्वार्थ मैं समझता हूँ सत्तारूढ़ दल का होना चाहिए जितना कि विपक्ष का होना चाहिए, और खासकर हम लोगों का, हम जैसे और आप जैसे लोगों का। रही बात कि नेहरू डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, नेहरू ब्रॉट डेमोक्रेसी, नेहरू ब्रॉट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन दिस कंट्री, जो रिस्क इंग्लैंड ने भी नहीं लिया, विच इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो वो लेके आया, जिसके चलते आपको और मुझे ये अधिकार है कि हम 5 बरस के बाद सरकार बदल दें अगर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये हम लोग अपने पूर्वजों को डिमोनाइज मत करें, अगर उनसे डिसएग्री करते हैं तब भी डिमोनाइज ना करें। और रही बात कि आरएसएस की, तो मुझे आरएसएस को ब्रदरहुड से कंपेयर नहीं करना है। मैं ऑन माई ओन, ऑन इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आई कैन क्रिटिसाइज द आरएसएस, और ये कंपैरिजन मेरी नजर में ना कभी किसी को करना चाहिए और ना कहीं होना चाहिए। ऐसा कंपैरिजन मेरे और आपके बीच में भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कंपैरिजन ऑलवेज ओडियस। मेरा सेकंड पार्ट आपने छोड़ दिया। ईडी रेट्स हो रही हैं, विपक्ष कह रहा है कि जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, देखिए ऐसा चुनाव है, का माहौल बनाया जा रहा है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जल्दी से। एक बड़े उद्योगपति थे और उन्होंने तत्कालीन सरकार को कोई वादा किया था, समय काल नहीं बताऊंगा, लेकिन एक आपको ट्रेंड बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनके पास एक निर्देश आया कि ये रुका आप उस एड्रेस पे ले जाके, वहां पहुंचने के बाद ये एनवलप आप खोलेंगे और वो जब आप रेड कर लेंगे उसके बाद खोलेंगे। तो वहां रेड शुरू हो गई। तो उस उद्योगपति ने कहा कि मैं फोन करना चाहता हूं कहीं, तो उसने किया फोन, तो कुछ बातचीत हुई और उसके बाद फोन बंद कर दिया गया। लैंडलाइंस होती थी उन दिनों। दोबारा फोन गया तो जो रेडिंग पार्टी का चीफ था उस पे वो उसको बोला गया आप लाइन पे आइए, वो आ गए। उसने कहा ये रुक्का खोलो, पढ़ो और उसके अनुसार कार्रवाई करो। उसने रुक्का वो खोला, उसने रुका, उसने कहा ठीक है रेड हो गई है, पंचनामा बनाने की जरूरत नहीं है, आप वापस आ जाइए। रेड हुई भी और नहीं भी। आप समझ रहे हैं, ये हथकंडे सरकारें अपनाती रही हैं और आज के दिन भी अगर कोई अपना रहा है और उसको उससे फायदा हो रहा है तो ये मैं समझता हूँ इसकी स्थापना बहुत बरस पहले हुई। तो इसको लेजिटिमाइज कर देना चाहिए, मतलब नहीं, ये इसको सही है जो नहीं इसमें देखिए मेरी बात सुनिए, इसको लेजिटिमाइज मत करें, आप अपनी इलेक्शन व्यवस्था को सुधारें। आप जिस तरह से काले धन पे अंकुश लगाने की बात हर सरकार करती है, उस पर आप सही से अंकुश लगाएं। और जो आदमी, जो नेता, जो कि पब्लिक फिगर है, वो अगर कभी किसी चीज़ में कार्यरत पाया जाता है तो उसको कोई दूसरी पार्टी पनाह न दे इसके चलते कि भाई तुम इधर आ जाओ और तुम्हारा सब पाप धुल जाएंगे। इस तरह से तो मतलब ये है कि एक तरह से एक ब्रिज बन गया ना टू गेट इनटू अ रूलिंग पार्टी ऑफ द डे, भले कोई भी पार्टी हो। तो इसलिए ये जो मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी है, ये देखिए जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट हैं वो परमानेंट होते हैं। राइट, ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट हैं। इन स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को आप साफ रखने की कोशिश करें, इनको जाती इंस्ट्रूमेंट मत बनाएं। आप कहेंगे पहले भी होता था, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर यही आर्गुमेंट हम देते रहे तो परस्पर गलती करते रहेंगे, इतिहास फिर हमको माफ नहीं करेगा। हम सबका नुकसान हो रहा है लोकतंत्र का। संगीत भाई, इसी यूपीए सरकार में राहुल गांधी ने सो-कॉल्ड लालू यादव के मामले को लेकर प्रेस क्लब में बाकायदा वो बिल फाड़ दिया था जो सरकार ऑर्डिनेंस लेके आ रही थी। आज वही कांग्रेस, वो डेमोक्रेसी था। आज वही राहुल गांधी, आज वही कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे कल रात को ट्वीट करते हैं
कि तेजस्वी परिवार को तंग किया जा रहा है, उनकी बहनें हैं, उनकी बीवी है, उनके पिता हैं। आप जरा सोचिए कि एक परिवार अपने आप को कितना एंटाइटल्ड महसूस करता था कि कैबिनेट के नोट को फाड़ दे और प्राइम मिनिस्टर रुआंसा होकर के रिजाइनेशन देने जाए। ये राहुल गांधी के लोकतांत्रिक संस्कार थे। सब कोई जानता है लालू यादव इस देश में भ्रष्टाचार के पर्याय है। मैं जो मूल मुद्दे पर आता हूं, देखिए इस लोकतंत्र ने कांग्रेस को खत्म कर दिया, कांग्रेस को एक रीजनल पार्टी के तौर पर खड़ा कर दिया। इस लोकतंत्र ने गांधी परिवार के राजनीतिक वजूद को खत्म कर दिया और इसीलिए ये अकुलाहट है, बेचैनी है। राहुल गांधी से भारत के बहुत सारे टेलीविजन पत्रकार और अखबार उनका इंटरव्यू करना चाहते थे, लेकिन वो जाकर के इटली में बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि वहाँ वो जो अभी का एस्टेब्लिशमेंट है और अभी का विमर्श है, उसको घृणा करने वाले लोगों के बीच में वहाँ वो बोल सकते हैं। वो कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर है। यहाँ लोग काउंटर क्वेश्चन करता तो राहुल उसका जवाब नहीं दे सकते कि क्या राहुल गांधी, उसका प्रकृति और इसकी प्रकृति में दोनों में अंतर नहीं है? और राहुल गांधी के पास कोई उत्तर नहीं होता। जब वो कहते संस्थाओं के बारे में, तब उनसे पूछता कि आर्मी चीफ को जूनियर को सीनियर बना देना ये नेहरू की ही देन थी, और 1962 का वार हम उसमें लूज किए, उसमें वह भी एक फैक्टर माना जाता है। जजेस का अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज का, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट, जूनियर को बना करके सीनियरिटी बढ़ाना, सीबीआई में अपॉइंट, सुन लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में गलतियां हुई हैं तो अब वो गलतियां जायज हैं। नहीं, मैं देखिए पूछना चाह रहा हूं, आप ये मैं बिल्कुल एग्जांपल देखें कि अतीत में भी होता रहा, इसलिए अब हो सकता है। नहीं, क्या इससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? देखिए मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि पहले जो गलतियां होती थी वही यदि ऐसा हो रहा है तो मैं उसे सहमति, मैं ये नहीं कह रहा। शुभ्रांश जी, उसके बाद देखिए ऐसा है ना कि बार बार बात तो जरूर हिंदू मुसलमान की नहीं होगी, लेकिन लग रहा है कि स्लीपिंग एजेंडा के तहत भी चर्चा वही चल रही है। एक बार नहीं भाई साहब रुक जाइए। एक बार आज 2023 में हमने ये चर्चा करने की कोशिश नहीं करी कि आज और आज के आगे का हिंदुस्तान कहाँ और कैसे। बिल्डिंग का नाम बदल लीजिए, अच्छी बात है, क्योंकि जो बिल्डिंग बना नहीं सकता बिल्डिंग का नाम बदलेगा, ये अच्छी बात। जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता दूसरे बच्चे को अपना बेटा बोल दे, अच्छी बात है, कोई इसमें शिकायत नहीं, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बीच में ब्रेक में आता था, कोई कहता था भाई साहब ऐसे नहीं, ये तो आज भी होता है। चैनल के शो पे बैठने से पहले आपसे पूछा जाता है कि भाई साहब आपकी क्या विचारधारा है। मैं प्रूफ कर दूंगा इस बात को जिस दिन कोई कहे। आज भी एडिटोरियल की मीटिंग में अच्छे अच्छे चाहने वालों का फोन आता है विथ नेम एंड इंक्लूड विथ फोटो। इन सब विषयों पे चर्चा नहीं होना चाहिए। चर्चा होना चाहिए 130 करोड़ हिंदुस्तान कैसे लाभान्वित होगा। क्या वो हो रहा है? आंसर इज बिग नो। मैं पूजा पाठ करता हूं, आप पूजा पाठ करते हैं, अच्छा है, करते रहना चाहिए। लेकिन क्या आज यहां बैठा कोई भी व्यक्ति गारंटी दे सकता है कि आज अपने बच्चे को स्कूल से निकाल कर कहेगा चलो भैया कल से शुरू हो जाओ? कोई नहीं करेगा। हम जिस पद्धति को अपनाने की कर रहे हैं, हम एक जो आज ये आप जो बिग नो बोल रहे हैं ना शिवांश भाई, वो आपका परसेप्शन है जी नहीं, ये हिंदुस्तान का परसेप्शन है सर। हिंदुस्तान सुन तो लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, आप मुझे काउंटर करिएगा, हम यहाँ परिचर्चा के लिए बैठे, आप बिल्कुल मुझे काटिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये होता तो फिर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है? फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है? अभी यूपी जैसा राज्य में जहां बीजेपी 5-7 साल पहले इसकी 50-55 विधानसभा में सीटें थी, वो 300 सीटें जीत रही है, लगातार 2-2 चुनाव जीत रही है। पूर्वोत्तर में जहां बीजेपी नहीं थी वहां बीजेपी के इनरोड्स बन गए हैं। ये क्यों हो रहा है? सर मैं हिंदी पट्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं शुद्ध आपकी भाषा का आपके शब्दों में जवाब देता हूं। मैंने 1-2 एडिटर्स को राइफल बंदूक और 47 के साथ फोटो लगा के ट्विटर इंस्टाग्राम पे देखा है। इसके बावजूद भी अगर वो कहते हैं कि मैं पत्रकार हूं, यही मेरा कलम है, हो सकता है उनकी वो सोच हो। आज से 10-15 नहीं सर नहीं मैं आपकी बात को बड़ा कर रहा हूं सर। आप जो सड़कों का जाल बिछ रहा है उसको नगण्य कर देंगे? सर मैं शहर घर घर पानी पहुंचाने का जो मिशन है उसको आप नगण्य कर देंगे? सुन तो लीजिए, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान पे देश चलेगा? 2014 से पहले आप भोपाल से दिल्ली क्या बैलगाड़ी पे बैठ के आए थे?
2014 से पहले नहीं, कितना समय सर, लगता था सुन तो भोपाल से लीजिए, दिल्ली सर, आने में 14 सर, के सुन पहले? तो बताइए ना लीजिए। मुझे आप। सर सुन लीजिए, कितनी सुविधाएं 2014 थी? से पहले बनारस से दिल्ली आने में 12 घंटा लगता था। 2023 में दिल्ली से बनारस जाने में 12 घंटा लगता है। 2014 से पहले किस रास्ते आते थे 12 घंटे? अरे सर, पहले कौन भी सा यही रूट था। लेते थे? बता दीजिए। बनारस से दिल्ली आने 14 के पहले यहाँ से आगरा कौन सा हाईवे बन गया था? ये सिर्फ इतना है, इलाहाबाद सिर्फ बाईपास दिल्ली होते होते और आगरा तक का हाईवे हम था। लोग परसेप्शन गलत बना रहे हैं। नहीं नहीं, तब सुनिए अब फैक्चुअल बात करिए Factual शुभ्रांशु, में मैं बात- करने दूंगा सर, मैं आपको। बिल्कुल आपको एक कुरेसी के साथ ये बात बता रहा हूं। रोड तब भी थे, अपग्रेडेशन अब हुआ। लोग तब भी थे, अपग्रेडेशन अब हुआ। 2000 से लेके 2014-15 तक ना मंगलवार को ऐसे वो निकलता था अखबारों में, नौकरी लोग पढ़ते थे, जाके इंटरव्यू देते थे। 2014 के बाद तो उनको कहीं खोजना पड़ेगा। वो प्रधानमंत्री संग्रहालय में है कि कोई नौकरी, जॉब कैंपस जैसी भी कोई चीज होती है। इन विषयों पे तो चर्चा हम करना बेकार है, छुड़ी नहीं करते। मुद्दे की बात सिर्फ ये करते हैं। आज आप चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी वर्तमान है जिनके विषय में आपने चर्चा करना शुरू कर दिया, और राहुल गांधी भविष्य है। रावण को भी ऐसा घमंड था, हम ब्रह्मास्मि द्वितीय न कोई। सुन लीजिए, मेरे पास पावर है कि मैं समुद्र में अमृत मिला सकता हूं। मेरे पास पावर था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकता हूं, नहीं कर पाया। 9 साल बीत गए सर, सब छापे मरवाइए, सब ट्रेडिशन ऑप्ट करिए। जिस दिन आपके पेट पे चोट लगेगी, ठीक, जिस दिन हर व्यक्ति की बात कर रहा हूं, उस दिन ही बदलेगा और तुरंत बदलाव होगा। अब इन सारी बातों का क्या जवाब दिया जाए कि पत्रकारिता पर भी बंदूक है, इलेक्शन कमीशन, न्यायपालिका, कोई संस्था, हम सब लोग गुलाम है इस देश में। आप कर रहे हैं, आप भी गुलाम है। अब इसका उत्तर दिया जा सकता है क्या? क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे की किसी की हैसियत है इस देश में कि कहे कि आप ये ना बोलिए और आप ये बोलिए, मैं वहां बैठा रहूंगा और लिखूंगा? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, कोई भी सरकार जो है वो स्वर्ग नहीं बना देती है। हर सरकार की कमियां हैं और अच्छाइयां हैं। दूसरी बात, व्यक्तियों में भी कमियां और अच्छाइयां हैं। संगीत रागी जी संघ के स्वयंसेवक हैं, बड़े विद्वान हैं, राजनीति सोच के बोल रहे होंगे, लेकिन मैं तो संघ के सरसंघ चालक का बयान सुना हूं कि हर मस्जिद में मंदिर हमको क्यों तलाशना है। तीन की बात उठी है, 3 की पहले से रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारा लोग विरोध करता है, हमारे बारे में गलतफहमी पैदा करते हैं, लेकिन उनका विरोध करते हुए हमको उनका विरोधी नहीं बनना है, क्योंकि हम सबके अंदर ईश्वर का एक ही तत्व मानते हैं और हमको सबको लेके चलना है। तो मैं तो मानता हूं कि आरएसएस का जो स्टैंड है वो स्टैंड होगा। जो अभी गुंजा ने कहा कि भाई नेताओं का बयान, मैं तो कह रहा हूं कि 8 सालों में संघ के किसी केंद्रीय पदाधिकारी का एक बयान तो कोई बताए कि मुसलमानों के विरुद्ध या मुसलमानों पर कोई टिप्पणी आई हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस या विरोधी जो है ना गलत, देखिए आरएसएस में बीजेपी की जो कमियां है नरेंद्र मोदी की, उस पर अगर चोट करेंगे तो जनता पर पहुंचेगी। जो है नहीं ना, उस पर चोट किया जाता है। समस्या हमारे देश की ये हो गई। कोई है कमियां नरेंद्र मोदी की जिसपे नहीं, चोट विपक्ष कर सकती है? आइडिया दे दीजिए शुभ्रांशु जी। नहीं, अब आइडिया हमसे मांगे तो ऐसा संभव है कि किसी सरकार की कमियां नहीं हो, आप उस पर चोट करते हैं। अच्छा, आप अगर कहेंगे, सुनिए, कि नरेंद्र मोदी की सरकार मुस्लिम विरोधी है, तो इससे उसको लाभ मिलेगा कि क्षति होगी, मुझे बताइए। आप तो खुद उसको वोट का ध्रुवीकरण करते हैं। आप कहेंगे कि आप हिंदू मुसलमान करते हो, तो इस समय सबको मालूम है कि देश का मुसलमान मेजोरिटी में बीजेपी को वोट नहीं करता है। उनको पता है, एक मुख्यमंत्री कहते ही है कि हमको मियां वोट नहीं चाहिए, तो आप तो उनका एजेंडा पूरा कर रहे हैं ना। दिक्कत यह है, देखिए इस समय मैं जो आपका शायद समय खत्म हो रहा है, पर ये नैरेटिव ऐसा है ना अवधेश भाई कि इस वजह से दुनिया भर में ये छवि जा रही है कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको किनारे लगाया जा रहा है, उनकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। अगर यही बात कहते रहे कि हमको 80% का ही वोट चाहिए, बाकी का वोट नहीं चाहिए, तो ये तो गलत है ना। इसकी तो आलोचना शिखर से होनी चाहिए ना कि भाई ये सबका देश है। नहीं, ऐसा है, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि सबका देश है। पहली बात तो यह है कि दुनिया में भारत की इस समय ऐसी छवि नहीं है। हमारे ही देश के लोग, हमारे देश के पत्रकार, हमारे देश के बुद्धिजीवी टूल किट्स के और बाकी माध्यम से फैलाते हैं। इस समय भारत से बाहर जाने वाला कोई भी व्यक्ति मानता है कि दुनिया में इस समय भारत का सम्मान अभी तक 1947 से आज तक से लोगों से ज्यादा है। ये निष्पक्ष लोगों से भी मैंने बात की, स्वीकार किया। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, इस समय तो दिक्कत ये आ गई है कि इस समय एक हिंदू फोबिया भी क्रिएट हुआ है वर्ल्ड में। ये हिंदू इस्लामोफोबिया की जगह हिंदू फोबिया क्रिएट हुआ है। और आपको पता है कि अमेरिका में यहां जो हिंदू संगठन काम कर रहे हैं, वहां डेमोक्रेट के 4 सांसदों की कमेटी बना दी कि इनके फंड की जांच करो। और वहां जो 15 अगस्त को 2 जगह निकाले गए जुलूस, और उस जुलूस के बारे में हुआ कि भैया ये तो इसमें तो सिक्योरिटी की बात हो रही है।
ऐसी इस समय देखने की आवश्यकता हमको ये है। आपने सवाल किया है, उसका उत्तर नहीं मिला है। हम लोग जो आज चर्चा कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देखिए 1 2 3 4 नेताओं के खिलाफ किसी संस्था का दुरुपयोग हो सकता है, इतनी भारी संख्या में सीबीआई ईडी का, क्या ऐसा हो सब संभव है? हमारे देश की न्यायालय चुप रहे, मीडिया चुप रहे, ऐसा होता है क्या? आपको पता है ना 42 PIL ईडी के लेकर के सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट का पूरा डिसीजन है कि ईडी सही कार्रवाई कर रही है और ईडी करेगी। सीबीआई के विरुद्ध PIL गए हैं। तो यह कहना, मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार एक व्यापक शब्द है, भ्रष्ट में आचरण है, वो केवल सत्ता के माध्यम से नहीं हो सकता है, वो एक बड़ी लड़ाई है। लेकिन लालू यादव को सजा किसके काल में मिली है भाई? लालू यादव पर केस किसके में हुआ? आज वो सजा याफ्ता है, उनके पक्ष में आप खड़े हो रहे हैं। और बाकी तो साफ दिख रहा है ना कि यहां भ्रष्टाचार हुआ है। तो आप कहेंगे सीबीआई, अच्छा एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल नहीं हो रहा, अब ये कह रहे हैं। मेरा मानना है कि एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि मेरी जानकारी जो है, अगर अभी बोल दूं तो पता नहीं है ट्विटर पर चल जाएगा। मुझे तो, मैं जब अफसरों से बात करता हूं, कहता है कि हम लोगों को तो जब बड़े पर हाथ डालते हैं ना, एक अफसर ने कहा हमारी समस्या ये होती है कि बोला, थोड़ी दिन बाद बोलता है कि ये छोड़ दो, काम करने से नहीं, काम कर, ये नहीं कहा जाता है किसी के खिलाफ करिए। जैसे शरद पवार के बारे में, शरद पवार के विरुद्ध ईडी ने छापा मारा, पूरी जानकारी लाई, उनकी अरेस्टिंग होनी थी, लेकिन शरद जी ने अपना सेटिंग कर लिया और वो अफसर आज कहां है ईडी, उसका किसी को पता नहीं है। तो बड़े नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई को जब बड़े नेता पहुंच जाते हैं, नरेंद्र मोदी को बाहर गाली देते हैं और वहां जाकर के इतने प्रेम से बताते हैं कि आप महान आदमी हैं, आप सबकी इज्जत करते हैं। और शुभ्रांश जी और विनोद जी के लिए मैं बोल रहा हूं, देवे गौड़ा ने मीडिया को स्टेटमेंट दिया कि नरेंद्र मोदी की विनम्रता से मैं इतना इंप्रेस हुआ अपने जीवन में, मैं आज अगर पार्लियामेंट में हूं तो नरेंद्र मोदी के कारण हूं। मैं रिजाइन देने जा रहा था यहां के एटमॉस्फेयर से, मुझे नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके जैसे सीनियर लोगों की आवश्यकता है, नहीं तो देश संभालना कठिन होगा। मैं जब भी जाता हूं पीएमओ में, मुझे बुलाते हैं तो बाहर आकर मेरा दरवाजा खोलते हैं, मुझे अंदर ले जाते हैं, पहले मैं बैठता हूं तब वो बैठाते हैं और बाहर आके छोड़ते हैं। ऐसे में 10 स्टेटमेंट बता सकता हूं। तो जो कुछ है नहीं उसको आप आलोचना करेंगे। और लास्ट यह है कि देखिए संगीत जी को मैं कहूं, हर सत्ता का लाभ उठाने वाला वर्ग वो पत्रकारिता में भी है, दूसरे क्षेत्र में रहता है, वो लाभ उठाता रहता है। वो इस सत्ता में भी उठाया है, पहले के सत्ता में उठाया है। लेकिन मैं कह दूं कि सारे पत्रकार ऐसे, कोई पत्रकार उसका विचार नहीं, एक मिनट, मैं सुनिए, कोई पत्रकार उसका कांग्रेस के पक्ष में विचार हो सकता है, उसको रखने का अधिकार है, वो भी इस देश का नागरिक है। किसी का बीजेपी के पक्ष में उसको, लेकिन हम उसको दलाल नहीं कह सकते हैं, उसका अपना अधिकार है, वो भी अपने तरीके से काम कर रहा है। और ये एटमॉस्फेयर, मैं आपको बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद विपक्षियों ने यह स्टेटमेंट बनाया है लंबे समय तक में से, जनसंघ है ये, मैं गाली सब नहीं बोल रहा हूं, ये आरएसएस का है, ऐसे बोला जाता था। और आरएसएस बीजेपी के सपोर्टर पत्रकारों को मैं डर के मारे मैंने एक लेख लिखा कि बुद्धि का आतंक 91 में, क्योंकि आपको जान जाए कि ये संघ से है तो आप चाहे लाख विद्वान है, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। मेरे को तो बिना मतलब के निरर्थक बनाया गया। मैं वापस विषय पे आता हूं, मैं विषय पे आता हूं। वो जो एटमॉस्फेयर था उसका रिएक्शन ये मैं विषय पे आता हूं, कुछ ही मिनट बाकी रह गए। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, ये कहा जाता है विपक्ष की तरफ से कि जो नेता बीजेपी के साथ जुड़ गए आके, उनके सारे पाप माफ हो जाते हैं। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, सबके पाप माफ कर देती है। उसमें आप मुकुल रॉय का नाम लिया जाता है। अभी कैंपेन के दौरान कहा गया कोनार्ड संगमा के बारे में, अमित शाह जी का बयान बड़ा प्रचारित हुआ कि बहुत भ्रष्ट सरकार रही है इनकी, जिस सरकार में वो खुद भी शामिल थे, तुरंत सरकार बना ली, साथ दे दिया। तो मेरा ये कहना है कि क्या बीजेपी जानबूझकर अपने विरोधियों को टारगेट नहीं कर रही? आप ये कैसे कह सकते हैं कि एजेंसीज का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? देखिए ऐसा है कि जितने केसेस हुए हैं मैंने सारे फैक्ट्स पढ़े हैं और मैं आपको भी जानता हूं कि आप रिसर्च करके हमेशा डिबेट करते रहे। एक भी मुकदमा ऐसा नहीं है जिसमें फैक्ट था, देखने के बाद उसमें भ्रष्टाचार नजर नहीं आया हो। बाकी सरकार किसी को संरक्षण देती होगी, उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, आलोचना करेंगे। लेकिन सुनिए, लेकिन ऐसा नहीं, इसलिए कि 3-4 नाम ही आते हैं। अब हिमंत बिश्व शर्मा का केस हमको पता है, उसमें कुछ नहीं निकला है, मैं कैसे आलोचना कर दूंगा? मेरा कहना यह है कि 3-4-5 आप नाम ले करके आप ये पूरे स्थिति को, क्या कोई मानेगा कि दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ है? उसमें तो साफ साफ बयान है विजय नैयर का, उसके तो टेप्स आ गए हैं कि वो कह रहा है कि भैया नगद आपको देना पड़ेगा। ये कैसे आप नकार देंगे यहां से जा करके? और आज मैं बता रहा हूं,
अगर इसमें शराब पीने वाले लोग हैं, मुझे एक पत्रकार ने बताया कि आप क्या जानते हैं, आप तो शराब पीते नहीं है। दिल्ली की शराब की दुकान में आप जाइए तो आप कहेंगे कि यह सरकार भ्रष्ट है, क्योंकि पहले दिल्ली में सारे बढ़िया ब्रांड के शराब मिलते थे। आज केवल वही शराब मिल रहे हैं जिन कंपनियों को प्राइवेट में बेचना था। और यहां प्रेस क्लब से लेकर के 5 स्टार सब जो है नोएडा से और वहां से शराब मंगा रहे हैं। बोलते हम लोग को अच्छा शराब के बारे में मेरी जानकारी कभी आपकी ऐसा है कि एक दो बातें हैं जिसमें मुझे लगता है कि मुझे अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के चुने हुए लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अमेरिकन बिलियनियर डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगर प्रचार करते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो उसमें देश की कोई बेइज्जती नहीं होती है। हमारी संस्थाओं को किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कुछ लिख पढ़ ले। एक दूसरा, मैं ये भी मानता हूं और शायद तहे दिल से मानता हूं और सम्मानजनक शब्दों में मानता हूं कि पूरे देश के अखबारों में मेरे अंदर लिखता तो हूं मैं, लेकिन मजाल है कि सरकार के लिए लिख दूं। अगर कलम उल्टा ना कर दिया जाए तो जो न सो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सर, ये कड़वी सच्चाई को आप स्वीकारिए कि सुबह सूरज उगा है, शाम को सूरज को डूबना है, सूर्यास्त हो रहा है। एक सच को मानिए, कमल छाप साबुन से आपको जितना धोना था धो लिए। साबुन के टिकिया की एक क्षमता होती है, ठीक है। आप उन तमाम अधिकारियों के विवेचना और उस सरकारी कागज को चैलेंज कर रहे हो जिसमें नारदा शारदा जैसे नाम थे और रहे हैं। रही बात ये, चूंकि तंत्र है, तंत्र में वैसे ही स्थापित लोगों के ऊपर कुछ होता नहीं है। और कितनी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता चाहिए शुभ्राम जी, क्या क्या नहीं भूल गए आप। हम तो सुन ही रहे हैं, आप कह रहे कलम उल्टी। पैदा हुआ तब से मेरा अधिकार है। वही तो कह रहा हूँ, और कितनी स्वतंत्रता चाहिए। अच्छा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबके जपते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सुमित जी ने उठाई थी, विषयांतर हो गया मोदी जी की लोकप्रियता, कि भाई ये सब होता है इसके बावजूद क्यों जीत रहा है। ये समझने वाली बात है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा क्योंकि हम थोड़ा सा विनोद जी को भी सुनना चाहेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकल गई, अभी कहाँ है, लेकिन येदुरप्पा फिर से चेहरा बने। 80 वर्षीय येदुरप्पा को सामने लेकर आते हैं। वहां पर स्ट्रेटेजी में इंटरनल रिपोर्ट ये भी बता देती है कि योगी आदित्यनाथ को अगर चुनाव प्रचार में उतारोगे तो चुनाव जीत। उनका हमेशा चुनावी मोड में होना, चुनाव को लेकर गहनता गंभीरता से स्ट्रैटेजीज बनाना, ये हमेशा से बीजेपी की खास तौर पर 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की इस काबिलियत से कोई इनकार नहीं कर पाएगा। और यही सबसे बड़ी कमी है राहुल गांधी का। मैंने पहले ही कह दिया है स्टेटमेंट ये कि, और मैं मानता भी हूं कि राहुल गांधी पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन इस रणनीति पर आना कि प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणनीति की काट कांग्रेस कर पा रही है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्यों नहीं आ पाती, ये कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का विषय है। और वो जहां कहीं जाकर बयान दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, उससे विमर्श का केंद्र भी बन रहे हैं। क्या वोटों के लिहाज से लोगों पर अपना इंप्रेशन जमाने, या वो प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष खड़े होने की विपक्ष का चेहरा बनेंगे, कांग्रेस का चेहरा बनेंगे के लिहाज से वो स्ट्रेटेजी सही है? ये तो खैर मैं चाहूंगा कि देश की राजनीति से बड़ा देश का सम्मान उसकी छवि है। विदेश में जाके राहुल गांधी ने जो कुछ बोला है उससे भारत की छवि दुनिया में गिरी है। और इसी के लिए मैंने कहा कि ये बहुत, फिर वही बात आप ले आ रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी आलोचना करते थे, जब वो मैं नरेंद्र मोदी के जैसा है, ये तो कांग्रेस कह रही है, बार-बार कह रही है। वो आधा अधूरा सच है। देखिए, नरेंद्र मोदी जो भारतीय, जिसको डायस्पोरा है कह रहे, भारत वंशियों के बीच में स्वयं नहीं कहा कि यहां से जाके कहता था कि जब भारत के जाते हैं तो सिर गिर जाता है। तो वो ये नहीं था कि आप संसद में वहां बैठ करके बता रहे। भारत वंशियों के बीच जो वहां काम कर रहे हैं, वहां का उनका एक भाषण है। मैं नरेंद्र मोदी का सुनिए, पहला भाषण जो उन्होंने दिया था श्री राम कॉलेज ऑफ, उस समय से लेके एक एक भाषण मैंने कवर किया है, उस पर लिखा है, बोला है, इसलिए मुझे एक एक भाषण याद है कि कहां बोला है उन्होंने। मैं आता हूं सर, गुंजा को बोले जी। आपने बात करी कि लोग चुनावी मूड में रहते हैं। आई थिंक वो थोड़ा हम डाइल्यूट करते हैं जो लाभार्थी के ऊपर जो फोकस है प्राइम मिनिस्टर का। इस दुनिया में सब लोग के पास टाइम नहीं होता है कि हर इलेक्शन फॉलो करे, लेकिन उनके दिन पर दिन जीवन पे जो इम्पैक्ट करा है मोदी सरकार ने 8 साल में, एंड आई एम टेलिंग यू, बीट उजाला, स्वच्छ भारत ले लीजिए, उड़ान ले लीजिए, इन सब स्कीम्स को जो उन्होंने एक फोकस किया कि मैं सैचुरेशन पे लाऊंगा। त्रिपुरा में 1 सीट होती थी भाजपा की, और नल से जल पानी आता था 4% घरों में, आज 40% से ज्यादा घरों में आता है। वो ये नहीं देख रहा कि हिंदू के घर में आ रहा है कि मुसलमान के घर में आ रहा है। आई थिंक जो एक टैंजिबल इम्पैक्ट मोदी सरकार लेके आई है आम आदमी के जीवन में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, ठीक है वो पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव मोड में रहना उनका काम है और अच्छी बात है, बट द फैक्ट इज दैट ही हैज मेड दैट इम्पैक्ट। ब्लिंकन आते हैं
और आज यूक्रेन और रशिया की चर्चा भारत में होती है। इटली के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, राहुल गांधी जी से नहीं मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ इन इंडिया एज वी स्पीक। द जापान प्राइम मिनिस्टर आने हेड ऑफ वाले स्टेट्स आते रहे गुंजा, कोई नई चीज नहीं है। करेक्ट, लेकिन पूर्व सरकारों के समय में तमाम हेड ऑफ स्टेट्स आए हैं। एब्सोल्युटली सुमित जी आए हैं, लेकिन क्या आज आपको नहीं लगता कि भारत को एक ध्रुव के तौर पे एक बिल्कुल, भारत पोल पे ताकत बना देखा है। जा रहा है? बिल्कुल, आज भारत यूपीआई, बड़ी ताकत चलिए है। आप नॉट जस्ट हमारी जो स्कीम्स हैं, यूपीआई को आज हमने सिंगापुर में लॉन्च किया, दुबई में हमारे रुपए कार्ड को एक्सेप्टेंस मिल रही है, जो हमारा जो आरोग्य सेतु था उसके सबस्टैक को पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। तो हम कहीं ना कहीं सिर्फ एक पॉलिटिक्स के नजरिए से ठीक है। अगर प्रधानमंत्री को और इस सरकार को देखेंगे ठीक है, ठीक है। माइक नहीं है, सॉरी तो वो सही कदम माइक था नहीं ना। आपका, विनोद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सरकार मेरी भी उतनी है जितनी उन लोगों की जो सबके प्रशंसक है। प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल लोकतंत्र को खतरा मेरे जैसे आदमी को क्यों लगता है? जी। क्योंकि इस देश में 2014 के बाद, और ये बड़ी रिस्पॉन्सिबली बात कह रहा हूं, कि इस देश में अपार्थाइड लाया गया थ्रू बैलेट। आप समझ रहे मेरी बात को? एक प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी है जो कहती है कि हम एक तबके के लोगों को टिकट नहीं देते। क्या क्राइटेरियन है? विनेबिलिटी है, जो भी है वो उनका अपना कहना है, वो अपना करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उस तबके का क्या परसेंटेज है पॉपुलेशन में, और उसके कितने सांसद आके बैठे हैं यहां पर? पूरे देश का भी अनुपात कर लीजिए, जो रूलिंग गठबंधन है उसका कर लीजिए। जिस देश में अपार्थाइड थ्रू बैलेट लाया जाएगा, ये सीरियस इशू है, कोई शोध करे इस पे। वो देश अपना मुस्तकबिल कैसे सिक्योर करेगा? जिस देश में 18 to 20%, देखिए सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और एक बहुत प्रमुख एक तबके के नेता जो आज के दिन गवर्नर हैं, उस वक्त उतने एक्टिव नहीं थे, तो उनकी बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा, मैं नाम ले लेता लेकिन उनसे पूछा नहीं मैंने, मैं बता दूंगा आपको ऑफ कैमरा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या है, आपको क्या कहना है इस पे? मैंने एक इस पे लिखा था अपार्थाइड थ्रू बैलेट। तो वो कहते हैं कि भाई, वो कहते हैं कि आप की सत्ता में आपके लिए हम सब कुछ करेंगे, जो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आप बाहर बैठो, हम कर देंगे आपके लिए। हमको भागीदारी नहीं देना चाहते इन आवर ओन, इन मोल्डिंग आवर ओन मुस्तकबिल, फ्यूचर। ये सीरियस इशू है, किसी भी लोकतंत्र के लिए ये सीरियस इशू होना चाहिए। आप मिसाल के तौर पे कल को अगर अमेरिका में एक मूवमेंट चली, ब्लैक लाइव्स मैटर चली ना, अगर वहां पर कोई पार्टी कह दे, व्हाइट सुपरमेसिस्ट पार्टी ये कह दे कि हम विल नॉट सेट अप ब्लैक कैंडिडेट्स, वो एक्सेप्ट हो जाएगा वहां पर क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो सबसे पुराना डेमोक्रेसी है दुनिया का, पुराना, हम सबसे विशाल डेमोक्रेसी, वहां पर एक्सेप्ट हो जाता है क्या? नहीं हुआ, नहीं होता। यहां हुआ है। यू, आई, हेयर, एवरीबडी हैज विलिंगली एक्सेप्टेड दिस। क्या ये फेयर है? क्या ये जस्ट है? देखिए मेरी बात सुनिए, हमको इस देश का, अगर हम जहां पहुंचे हैं, जैसे मेरी बहन ये कह रही थी कि वो हमारे लोग G20 के हम लीडर एंड ऑल दैट। देखिए सच ये है कि G20 की लीडरशिप हमें रोटेशनल थी, मिली है, अच्छी बात है, और हमारे बाद शायद ब्राजील का नंबर आएगा। ये रोटेशनल होती है, और इसमें आप उसको भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत के हित में कीजिए। देखिए आपकी इकॉनमी जो है आज के दिन आपको ये मुकाम देती है कि आप उसको लीवरेज कर सकते हैं डिप्लोमेटिकली, इंटरनेशनली, और उस इकॉनमी को
ज़्यादा पुख्ता बनाने के लिए आपको इस देश का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका 100% यूटिलाइज करना चाहिए। पॉइंट उसमें आप 18 या 20% क्यों निकाल के चलते हैं? ठीक है, या उसको जहनी तौर पे क्यों आप सिसीड करने पे बाध्य कर रहे हैं? देयर इज समथिंग कॉल्ड डिवीजन इन द हेड, उसको एड्रेस करना जरूरी है। आपने बहुत ही गंभीर और सीरियस बात उठाई बिल्कुल कार्यक्रम के आखिर में। मैं एक काउंटर आपसे जरूर चाहूंगा संगीत जी, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है, अपार्थाइड थ्रू बैलेट, देखिए जो विरोध जी कह रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है और इस लोकतंत्र का दीवार जो लिबरल डेमोक्रेसी का प्रोजेक्ट था उसका फंडामेंटल ये था कि इंडिविजुअल इज ए रैशनल बीइंग और वो अच्छा जानता है, बुरा जानता है, हमारा भला क्या है, हमारा, और उसी के आधार पर वो वोट देता है। लेकिन जो लिबरल डेमोक्रेसी था, जहाँ वेस्ट में भी हुआ और भारत के अंदर तो था ही, है ही, कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी गॉट सबमर्ज्ड इनटू द कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटीज एंड इंक्लूडिंग रिलीजन। तो ये जो लिबरल डेमोक्रेसी का प्रोजेक्ट था वो तो डिरेल हुआ है। भारत के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी बिहार में है जिसके साथ कांग्रेस गठबंधन में, वो कहता था हम एक जाति को हम टिकट ही नहीं देते हैं, उस जाति से हमको कोई लेना देना नहीं है। फिर आया भूरे बाल साफ करो, उसने कहा इसको साफ करो। वैसे ही एक पार्टी उत्तर प्रदेश में आई, उसने भी इस प्रकार का नारा दिया। मैं जो महत्वपूर्ण बिंदु कर रहा हूं, मैं इम्पल्सिव नहीं हूं, मैं पत्रकारों की तरह इम्पल्सिव बात नहीं करता। जब एक जाति अपने की जातीय आइडेंटिटी में बात करेगा तो दूसरी जाति जातीय आइडेंटिटी में बात करेगी। जब एक रिलीजन का आदमी एक रिलीजन के नाम पर पोलराइज होगा तो दूसरा रिलीजन भी दूसरे रिलीजन के नाम पर पोलराइज होगा, क्योंकि एक कोई मेजॉरिटी नहीं चाहती है कि वो माइनॉरिटी के अंदर कन्वर्ट किया जाए। चार्ल्स टीली को पढ़िएगा, अमेरिकन नेशनलिज्म में व्हाइट डोमिनेंस जहां जहां नहीं हुआ वहां वो डिस्ट्रिक्टहुड भी देने को तैयार नहीं थे। तो भारत के अंदर आप जरा देखिए ना, जो सेकुलर, जिन पार्टियों को आप सेकुलर पार्टियां कहते हैं, कमलनाथ बैठते हैं मध्य प्रदेश के इलेक्शन में, मुसलमानों के बीच में बैठ करके कहते हैं भाई आप 90% से ज़्यादा आप वोट देने आइए तभी हम बीजेपी को हरा पाएंगे, मोबिलाइज कर रहे हैं आप। आर्क बिशप जो है इस देश में वेटिकन का रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो पत्र लिख करके कहता है कि आप कांग्रेस के लिए वोट कीजिए क्योंकि आप वही काम करते हैं। इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जितने रैडिकल इस्लामिस्ट थे उसको नर्चर किया, क्योंकि लिबरल मुस्लिम नेता को खड़ा होने नहीं दिया। आरिफ मोहम्मद खान को राजीव गांधी ने किनारे दे दिया। इस देश में अंशतः सरिया कानून चला है। किसी भी सेकुलर डेमोक्रेसी में, दुनिया के किसी भी सेकुलर में, आंशिक तौर पर यह भारत का इस्लामीकरण, और आज जब उसके खिलाफ उन चीजों को, वक्फ बोर्ड जैसा कानून दुनिया में कहाँ है आप बता सकते हैं? कल आपकी जमीन पर यदि वक्फ बोर्ड ने आपको छोड़, भारत में सरकार के पास जितने एकड़ जमीन है उसके बाद यदि कोई दूसरा है तो वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। वक्फ बोर्ड की जमीन कहां से आती है? जिसको खैरात में दिया गया हो। मनमोहन सिंह सरकार ने 2014 के मार्च में, हारते हैं मई में, 14 में 123 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की नीलाम कर दिया। इस देश में मौलानाओं को तनख्वाह दी जाती है, मंदिरों को तनख्वाह दी जाती है, पुजारियों को। जब ऐसा ढोकगोसला आप देंगे, आई कॉल इट ए स्पूरियस सेकुलरिज्म। यही नेहरूवियन सेकुलरिज्म था जिसको राजीव गांधी और उनके पूरी वंशावली इसको ढोया है और इस भारत को बर्बाद किया है। मैं बहुत ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यदि मुस्लिम के तौर पर सोचेगा तो हिंदू के तौर पर सोचेगा। जिस बाबर ने इस देश के मंदिरों को बर्बाद किया, जिस औरंगजेब ने कत्लेआम किया, जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा की लाइब्रेरी जला दी, उसको भी सम्मानित इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग करता है और उसे लज्जा नहीं आती है। वक्त की कमी है, लेकिन कुल मिलाकर ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि
वक्त के साथ और चुनावी फायदे नुकसान के हिसाब से राजनीतिक पार्टियां अपने पत्ते खेलती रही हैं और शायद खेलती भी रहेंगी। यह आपको हमको एज अ वोटर, एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ भारत के लिए और लोकतंत्र के लिए फ़ायदेमंद है, और ऐसी ही चीज़ों के पीछे अगर आप खड़े होंगे तो शायद पूरे हिंदुस्तान का उसमें फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी खबरों के खिलाड़ी में कुछ और बड़े चेहरों के साथ, कुछ नए मुद्दों पर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।